वंदे मातरम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद घोरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। मोहम्मद घोरी भारत पे आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम आक्रांता था। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया था। कासिम ने सिंध पर और गजनवी ने पंजाब क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। कासिम ने सिंध और गजनवी ने कहा पंजाब क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनवी के पंजाब विजय के बाद दो तरह के संबंध हिंदू और मुस्लिम के बीच में सामने आए। दो तरह के संबंध हिंदू और मुस्लिम के बीच में सामने आए। पहला, भारत में मुस्लिम व्यापारियों और सूफी संतों का आगमन और उनकी बस्तियां भारत में बन गई। इस तरह हिंदू और मुस्लिम कल्चर का एक दूसरे से प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहला तो ये था कि मुस्लिम व्यापारी और जो सूफी होते थे उनका आगमन भारत में होने लगा। इससे मुसलमानों की बहुत सारी कॉलोनीज स्टेब्लिश हो गई। तो एक तरह से मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर के बीच में सिंथेसिस चालू हुआ। और दूसरा, पंजाब को बेस बनाकर तुर्कों की भारत में रेड्स, जिन्हें राजपूत ने विफल किया, कई मौकों पर बुरी तरह परास्त भी किया। दूसरे तरह का रिलेशन ये था कि जो गजनवीड पंजाब में बेस बना दिए थे अपना, गजनवीड एम्पायर पंजाब तक फैल गया था। तो गजनवीड सुल्तान जो होते थे गंगेटिक वैली और राजपुताना में रेड्स डालते थे, जिन्हें राजपूतों ने विफल कर दिया और कई मौकों पर परास्त भी किया था। तो इस तरह लाहौर जो पंजाब में स्थित था वो अरबी और पर्शियन भाषाओं और साहित्य का केंद्र बन गया। लाहौर बिकेम अ सेंटर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। गजनवी के आक्रमण के 150 साल बाद घोरी का आक्रमण हुआ, जिससे भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन यह जानने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो चलिए बैकग्राउंड जानते हैं। घोर का उदय, राइज ऑफ घोर, राइज ऑफ घोर, घोर का उदय। ठीक है, तो क्या हुआ, 12वीं सदी के मध्य में सेल्जुक और गजनवीड साम्राज्य का पतन हो गया और उनकी जगह ख्वारिज्मी साम्राज्य जो कि ईरान में स्थापित था और घुरीद साम्राज्य जो अफगानिस्तान के घुर प्रोविंस में बेस्ड था का उदय हुआ। ये जो घुरीद थे ये प्रारंभ में गजनवीड के सामंत थे, परंतु बाद में पारिवारिक और राजनीतिक कारणों से ये अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और गजनवी साम्राज्य का अंत करते हैं। तो क्या होगा, 12वीं सदी के मध्य में जो गजनवीड एम्पायर, सेल्जुक एम्पायर था वो खत्म हो जाता है। उनकी जगह ख्वारिज्म एम्पायर और घुरीद एम्पायर की स्थापना होती है। घुरीद कौन थे? ये प्रारंभ में वैसल्स थे, सामंत थे किनके? गजनवियों के। लेकिन क्या होता है, इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है और घुरीद जो होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और गजनवियों पे आक्रमण कर देते हैं। अलाउद्दीन हुसैन जो घोर का सुल्तान था वो 1155 ईडी में गजनी पे आक्रमण कर देता है और उसे बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। वह पूरे शहर को जला देता है और जहां सोच की उपाधि धारण करता है। अलाउद्दीन हुसैन जो घोर का स्वतंत्र शासक था वह गजनी के खिलाफ विद्रोह कर देता है और उस पर आक्रमण कर देता है। कब? 1155 में। हालांकि ये डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस गजनी और जो गजनी शहर था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है और बुरी तरह से जला देता है। और वह उपाधि धारण करता है कौन सी? जहां सोच की। कौन सी उपाधि? जहां सोच की। जहां सोच का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड बर्नर। जहां सोच का क्या अर्थ होता है? वर्ल्ड बर्नर। इसका अर्थ होता है दुनिया जलाने वाला। गजनवी का आखिरी सुल्तान खुसरो शाह पंजाब भाग जाता है। तो गजनी को तबाह करने के बाद जो उसका आखिरी सुल्तान होता है खुसरो शाह, वो पंजाब भाग जाता है, पंजाब में सेटल हो जाता है। ये देखिए, ये गजनी है ये, और ये घोर है ये आपस में। तो गजनी में घोर में अलाउद्दीन हुसैन आते हैं, वो गजनी में अटैक करते हैं, उसके बाद गजनी को तबाह कर देते हैं। तो यह थी पूरी कहानी, कैसे घोर का उदय और गजनवी साम्राज्य का पतन होता है। अब हम जानते हैं मोहम्मद घोरी के बारे में। मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी, उसका पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। 1173 से 1206 एडी। मोहम्मद घोरी अलाउद्दीन, ये जिसको जहां सोच के नाम से भी जानते हैं, उसका भतीजा था। अलाउद्दीन का भतीजा था मोहम्मद घोरी। यह 1173 एडी में गजनी की गद्दी पर बैठता है और इसका बड़ा भाई गियासुद्दीन घोर का सुल्तान बनता है। तो क्या अलाउद्दीन के बाद ये गजनी की गद्दी पे कौन बैठता है? मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी। और घोर की गद्दी पे कौन बैठता है? गियासुद्दीन। घोर की गद्दी में कौन बैठता है? गियासुद्दीन। गियासुद्दीन मोहम्मद घोरी का बड़ा भाई था। ठीक है, ये है मोहम्मद घोरी की पिक्चर। तो आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं कि मोहम्मद घोरी के भारत आक्रमण के उद्देश्य क्या थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ घुरीद इन्वेजन। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो उसका ये था,
अपने छोटे साम्राज्य का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ हिज स्मॉल किंगडम। दूसरा क्या था, यह गजनवियों का पूर्ण रूप से अंत करना चाहता था जो पंजाब में बस गए थे। मोहम्मद गौरी वांटेड टू अपरोट गजनवीड्स कंप्लीटली हु हैड सेटल्ड इन पंजाब। हमने जाना कि अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी को बर्बाद कर दिया था, उसके बाद जो आखिरी रूलर था खुसरो शाह, वह गजनी छोड़ के पंजाब आ जाता है, पंजाब में बस जाता है। He wanted to punish Shia rulers of Sindh and Multan who were against him. यह सिंध और मुल्तान के शिया शासकों को दंडित करना चाहता था जो उसके विरुद्ध थे। ग्रीड फॉर गोल्ड यानी धन का लालच। और पांचवा एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। छठा, ख्वारिज्मी एम्पायर लिमिटेड द सेंट्रल एशियन एम्बिशंस ऑफ घोरी, सो ही इन्वेडेड इंडिया। अब क्या हुआ कि हमने पहले जाना कि घुरिद साम्राज्य के साथ साथ ख्वारिज्मी साम्राज्य का भी उदय हुआ था, जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ख्वारिज्मी साम्राज्य ने घोरी के मध्य एशिया विजय के ख्वाब को में अंकुश लगा दिया था। तो घोरी के पास भारत में आक्रमण और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं था। तो घोरी के भारत आक्रमण के कई उद्देश्य थे, यानी कि कोई भी एक उद्देश्य नहीं होता, कई उद्देश्य थे। एक्सपेंशन ऑफ हिज स्मॉल किंगडम और पनिश शिया रूलर्स ऑफ सिंध एंड मुल्तान, अपरूट गजनवीड्स कंप्लीटली, कई उद्देश्य थे उसके। तो घोरी के भारत आक्रमण के कई उद्देश्य थे। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद घोरी के आक्रमण, एक्सपीडिशंस ऑफ मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी के आक्रमण। तो पहला था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान एंड सिंध, एडी 1175 टू एडी 1176। पहला आक्रमण सिंध और मुल्तान में 1175 एडी में हुआ। इस आक्रमण में वो विजय हुआ। दूसरा आक्रमण एक्सपीडिशन अगेंस्ट अनिलवार इन एडी 1178। दूसरा आक्रमण 1178 एडी में गुजरात में किया। गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा थी और यहाँ पर भीमा सेकंड या मूलराज का शासन था। माउंट आबू के निकट युद्ध में घोरी बुरी तरह पराजित होता है। आफ्टर हिज डिफीट इन रूलर ऑफ गुजरात भीमा, गुजरात में शासन किसका था? भीमा द्वितीय का था, उसको मूलराज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो राजा था इसने घोरी को बुरी तरह से पराजित किया। कहां? माउंट आबू के निकट युद्ध में घोरी बुरी तरह पराजित हुआ। तीसरा इसका कॉन्क्वेस्ट था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। तीसरा आक्रमण पंजाब में होता है। गुजरात में हार के बाद उसको यह समझ आता है कि भारत में विजय करने के लिए पंजाब को जीतना आवश्यक है, तो यह पंजाब में आक्रमण करता है जो उस समय तक गजनवियों के आधिपत्य में था। 1190 एडी तक यह पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत लेता है। क्या गुजरात के युद्ध में उसकी बहुत बुरी तरह से पराजित होती है, तब उसको ये समझ में आता है कि अपने को सिंध को बेस नहीं, अपन को पंजाब में बेस बनाना पड़ेगा भारत को जीतने के लिए। तो ये पंजाब में आक्रमण करता है। पंजाब में किनके अधिकार में था उस समय? पंजाब था गजनवियों के अधिकार में। तो ये पंजाब में आक्रमण करता है और 1190 तक पूरे पंजाब में कब्जा कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पिक्स में आप देख सकते हैं, ये पहले गजनी से आता है, गोमल पास से होते हुए मुल्तान और उच्छ को जीतता है, सिंध के एरिया को। उसके बाद यहाँ से आता है गुजरात में। गुजरात में भीमा दो का शासन था, भीमा द्वितीय का, जिसे मूलराज भी कहते थे। और माउंट आबू के निकट में घोरी की बुरी तरह से पराजय होती है। उसके बाद इसे अकल आती है कि भारत पे आक्रमण करने के लिए पहले अपन को पंजाब जीतना पड़ेगा, पंजाब से अपन इस तरफ बढ़ेंगे। तो यह फिर आता है अगली बार इस पिक में आप देख सकते हैं, ऐसे करके आता है, सियालकोट, लाहौर वगैरह जीतता है, भटिंडा जीतता है। जब भटिंडा जीतता है तब इसकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत में हालात क्या थे उस समय, सिचुएशन इन इंडिया एट दैट टाइम। उस समय दिल्ली में चौहानों का साम्राज्य था जिसे उन्होंने तोमरों से छीना था। एट दैट टाइम दिल्ली वाज रूल्ड बाय चौहान व्हिच दे हैड कैप्चर्ड फ्रॉम तोमर रूलर्स। कन्नौज में जयचंद का शासन था। बंगाल में सेना डायनेस्टी का शासन था। बुंदेलखंड चंदेलों के अधिकार क्षेत्र में था। बुंदेलखंड में किसका शासन था? चंदेलों का। बंगाल में किसका? सेना डायनेस्टी का। कन्नौज में जयचंद का। और दिल्ली और अजमेर में किसका था? चौहानों का। Thus India was divided into small kingdoms and these kingdoms used to fight among themselves. तो इस तरह भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में युद्ध करा करते थे। तराइन का पहला युद्ध, ये देखिए पृथ्वीराज चौहान की फोटो। पिथौरा राय भी इनको कहा जाता था, महाराज पिथौरा राय, पृथ्वीराज चौहान। तो जब मोहम्मद गोरी भटिंडा को जीत लेता है तो पृथ्वीराज चौहान सचेत हो जाते हैं और अपनी सेना लेकर भटिंडा की ओर कूच कर देते हैं। थानेश्वर के निकट तराइन में भीषण युद्ध होता है जिसमें घोरी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी पराजय होती है। तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान भटिंडा को वापस जीत लेते हैं, परंतु घुरिड्स को पंजाब से भगाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो अपन ने क्या जाना कि भटिंडा जब वो जीत लेते, पंजाब जीतने के बाद वो भटिंडा किले पे जब आक्रमण करता है और उसे अपने कब्जे में लेता है,
तब पृथ्वीराज चौहान जो उस समय दिल्ली और अजमेर के शासक थे वह अलार्म हो जाते हैं, मतलब सचेत हो जाते हैं। उसके बाद वह भटिंडा की तरफ कूच कर देते हैं अपनी सेना लेकर। तो थानेश्वर के निकट तराइन के मैदान में एक युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजय होती है। बहुत बुरी तरह से इस युद्ध में वह घायल हो जाता है। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज भटिंडा पे अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वो इसका कोई भी प्रयास नहीं करते हैं कि जो पंजाब में घुरीड्स बैठे हुए थे, पंजाब में जो तुर्क बैठे हुए थे, उनको वापस भगाने का प्रयास नहीं करते हैं। यह इनकी बहुत बड़ी गलती थी। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद घोरी पुनः अगले साल भारत में आक्रमण करता है। इस बार यह युद्ध जीत लेता है। बेसिकली कैवलरी पर निर्भर होता है। तुर्कों की कैवलरी का बेहतरीन संगठन और तेजी के कारण वह यह युद्ध जीत पाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज भागने का प्रयास करते हैं, परंतु सरस्वती के निकट उनको बंधक बना लिया जाता है। इसके बाद तुर्क हंसी, सरस्वती और समाना के दुर्ग जीतते हैं और उसके बाद अजमेर को जीतते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो 1191 एडी में हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत जाते हैं और घोरी बुरी तरह परास्त होता है। लेकिन घोरी हार नहीं मानता है और वो अगले साल 1192 एडी में फिर से आता है। फिर से इस बार तराइन का ही युद्ध होता है, इसको सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये बैटल वह जीतने का इसके मेन कारण क्या था, उसकी कैवलरी बहुत शानदार थी। द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ तुर्किश कैवलरी अल्टीमेटली डिसाइडेड द इशू। पृथ्वीराज एस्केप्ड बट वाज कैप्चर्ड नियर सरस्वती। पृथ्वीराज जो ये था, जब देखते हैं कि हम युद्ध हार रहे हैं, तब वे अपने घोड़े, हाथी से उतर के घोड़े पे सवार होके वहां से बच के जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सरस्वती के निकट में उन्हें बंधक बना लिया जाता है। इसके बाद जो तुर्कों की सेनाएं होती वो हांसी, सरस्वती और समाना पे कब्जा करती हैं। देन दे अटैक्ड एंड कैप्चर्ड अजमेर। इसके बाद अजमेर पे भी वो अपना अधिकार जमा लेती हैं। पृथ्वीराज को पुनः अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया जाता है, परंतु बाद में षड्यंत्र के आरोप में मृत्युदंड दे दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र को अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन विद्रोह होने के बाद अजमेर को पुनः तुर्क अपने अधिकार में ले लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद तुर्क क्या करते हैं, पृथ्वीराज को पुनः दोबारा से वॉज अलाउड टू रूल ओवर अजमेर का दोबारा से शासक नियुक्त कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वह षड्यंत्र के आरोप में उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद हिज सन सक्सीडेड हिम। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनका जो लड़का रहता है वह अजमेर की गद्दी में बैठता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वहां पे विद्रोह हो जाता है, जिसके बाद तुर्क वापस अजमेर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दिल्ली वॉज ऑल्सो रिस्टोर्ड टू तोमर्स। अपन ने देखा था कि चौहान डायनेस्टी जो थी दिल्ली और अजमेर पे रूल करती थी, लेकिन दिल्ली के ओरिजिनल मालिक तोमर राजपूत थे। तोमरों को भगा के पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पे कब्जा किया था। तो जब पृथ्वीराज दिल्ली पे जीतने के बाद तोमरों को पुनः दिल्ली पे अधिकार दे देते हैं, कौन, तुर्क दे देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस नीति को तुरंत बदल दिया जाता है और दिल्ली पे फिर से तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। Thus the Delhi area and eastern Rajasthan passed under Turkish rule। तो इस तरह दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद घोरी ऐबक को अपने साम्राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर वापस गजनी लौट जाता है। तराइन के युद्ध के बाद, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के युद्ध के बाद, जब दिल्ली और ईस्टर्न राजस्थान में तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तो घोरी क्या करता है, वापस गजनी लौट जाता है। गजनी से आया तो वापस गजनी चला जाता है और यहाँ पे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका एक जनरल था और इसका दास भी था, स्लेव भी था, उसको अपनी जो जितना भी साम्राज्य इसने इंडिया में जीता है उसकी क्या कहते हैं, उसको अपन एक तरह से जिम्मेदारी ऐबक को छोड़ के वापस ही गजनी चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द फॉल ऑफ पृथ्वीराज प्रूव्ड फैटल फॉर द राजपूत। जो पृथ्वीराज चौहान उस समय का बहुत नामी गिरामी शासक था, तो इनकी हार के बाद जो राजपूत जो थे उनके लिए बहुत बड़ा धक्का होता है। प्रूव फैटल, बहुत विनाशकारी साबित होता है। एक के बाद एक राजपूत राजा जितने भी थे राजपूत स्टेट, एक के बाद एक तुर्कों के आगे पराजित होते जाते हैं। वी.ए. स्मिथ करके एक हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा है, The second battle of Tarain in AD 1192 may be regarded as the decisive contest which ensured the ultimate success of the Mohammedan attack on Hindustan. All the numerous subsequent attacks were merely consequences of the overwhelming defeat of the Hindu League on the historic plain to the north of Delhi.
तो जितने भी तराइन के युद्ध के बाद जितने भी राजपूतों की मतलब पराजय हुई, उसका मेन कारण यही था कि जो तराइन तराइन में जो हार हुई उसने आत्मबल को तोड़ दिया था, है ना। कहने का मतलब इसका ये है। तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंगा वैली एंड बिहार एंड बंगाल। दिल्ली में विजय, दिल्ली, अजमेर और ईस्टर्न राजस्थान में विजय प्राप्त करने के बाद इनका ध्यान कहाँ चला जाता है? गंगा वैली, बिहार और बंगाल, यानी यूपी वाले एरिया में, बिहार में और बंगाल में। गंगा वैली, बिहार और बंगाल में तुर्कों की विजय। 1192 से 1194 तक 2 सालों में तुर्कों ने ऐबक के नेतृत्व में ऊपरी दोआब में अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस क्षेत्र में घेरवाल शासक जयचंद का शासन था, लेकिन उसने तुर्कों का कोई विरोध नहीं किया। 1154 में घोरी पुनः भारत आता है और कन्नौज पे आक्रमण करके जयचंद को परास्त करता है। यह युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कन्नौज में अधिकार के बाद तुर्क बनारस पे आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इस तरह तराइन और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्कों के साम्राज्य की नींव रखी। तो क्या 1192 में जब तराइन के युद्ध के बाद 2 साल तक तुर्क जो गंगेटिक वैली थी, गंगेटिक वैली, उस पर धीरे धीरे एक के बाद एक किलों को जीतते जाते हैं। इस समय इस क्षेत्र में राजा कौन था? जयचंद राजा था, लेकिन ये उसका कोई भी प्रतिकार नहीं करता। फिर 1194 एडी में मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी पुनः भारत पे आता है। किस कारण से आता है? जयचंद को हराने के लिए और कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के बाद उत्तर भारत का बहुत प्रभावशाली शासक था, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो चंदावर का युद्ध होता है मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद की बहुत बुरी तरह से हार होती है। कन्नौज पे अधिकार करने के बाद ये कहाँ अटैक करते हैं? बनारस पे। बनारस पे भी जयचंद का ही अधिकार था। तो बनारस पे क्या था? बनारस पे जयचंद का खजाना था। तो बनारस पे आक्रमण करते हैं और उसको जीतते हैं। Thus the battles of Tarain and Chandavar laid the foundation of Turkish rule in North India। तो इस तरह तराइन और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्कों के साम्राज्य की नींव रखी, क्योंकि तराइन में किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराया, पृथ्वीराज चौहान को, और यहाँ पे किसको हराया? जयचंद को हराया। ये दोनों बहुत बड़े पावरफुल लीडर्स थे। अगर इनको हराने का मतलब है एक तरह सभी को हरा दिया, क्योंकि बाकी सारे राजा इन्हीं की एक तरह सत्ता मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐबक कालिंजर, महोबा और खजुराहो को जीतता है, जो चंदेलों के अधिकार में थे। वह गुजरात में आक्रमण करके भीमा द्वितीय को भी परास्त करता है और इसके अलावा भी बहुत सारे शहरों को बर्बाद करता है। जब ये चंदावर के युद्ध के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक करके जनरल था, वह कालिंजर, चंदेलों के शासन में कालिंजर, महोबा और खजुराहो को जीतता है और चंदेलों को परास्त करता है। वह गुजरात में भी आक्रमण करता है, जहाँ पे भीमा दो का शासन था। भीमा दो वही था जिसने मोहम्मद घोरी को परास्त किया था, और इस शहर को अनिलवाड़, जो उनका कैपिटल था, बुरी तरह से लूटता, पाटता, खत्म करता है और बहुत सारे अलग अलग टाउन्स को, अलग अलग शहरों को बर्बाद करता है। बिहार एंड बंगाल was won by a खिलजी officer named बख्तियार खिलजी, who was given charge of some areas beyond बनारस। बिहार और बंगाल को जीतने का श्रेय बख्तियार खिलजी नाम के जनरल को जाता है, जिसे बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद गंगेटिक वैली जीतने के बाद इनका ध्यान जाता है बिहार और बंगाल में। तो बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में एक जनरल था मोहम्मद घोरी का, उसे नियुक्त किया जाता है। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। यह बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। तो यह बिहार और बंगाल को जीतने का भी श्रेय इसी के पास जाता है। उसने बिहार में कई बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने बिहार में स्थित नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया। He made several raids into बिहार। जब ये बनारस का प्रशासन संभाल रहा था, तब इसने बिहार में आक्रमण करने की सोची और कई छोटे बड़े रेड्स बिहार में डालने लगा। इन्हीं रेड्स में क्या हुआ, जो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, इनको बहुत भारी क्षति पहुंचती है और इनको तहस नहस कर देता है। बिहार जीतने के बाद बख्तियार खिलजी नादिया पे आक्रमण करता है, जो बंगाल की राजधानी थी। बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन भागने में सफल होता है और दक्षिण बंगाल में सोनारगांव नामक स्थान में अपनी राजधानी स्थापित करता है। तो इस तरह तुर्कों का उत्तर बंगाल में शासन स्थापित होता है। कुछ समय बाद बख्तियार खिलजी बंगाल की राजधानी नादिया से लखनऊ शिफ्ट कर देता है। तो बख्तियार खिलजी बिहार को जीतता है। बिहार के बाद बंगाल की राजधानी जो थी, बख्तियार खिलजी इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड नादिया।
बंगाल की उस समय राजधानी थी नादिया, और यहाँ पे किसका शासन था? लक्ष्मण सेन का। तो अचानक से आक्रमण कर देता है। लक्ष्मण सेन हालांकि भागने में सफल होता है और वे दक्षिण बंगाल में जाकर अपनी नई राजधानी बसाता है सोनारगांव। तो उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में किसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है? तुर्कों का। और साउथ बंगाल में कौन चला जाता है? लक्ष्मण सेन। ठीक है। ड्यू टू डिफिकल्टीज द कैपिटल ऑफ बंगाल वाज चेंज फ्रॉम नादिया टू लखनौती। तो कैपिटल जो था बंगाल का नादिया, उसको शिफ्ट कर देता है कौन? बख्तियार खिलजी लखनौती में। तो अब जो तुर्कों का कैपिटल था बंगाल में, वो लखनौती शिफ्ट कर देता है। तो इस तरह से बिहार और बंगाल की जीत का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। 1205 एडी में बख्तियार खिलजी ने असम में आक्रमण कर दिया। 1205 एडी में बख्तियार खिलजी ने असम में आक्रमण कर दिया। यह उसका बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यहाँ उसकी पूरी सेना तबाह हो गई और बहुत करारी हार हुई। बख्तियार खिलजी जैसे तैसे जान बचाकर लखनौती पहुंच पाया था। इस हार से वह अंदर तक हिल गया था और वह बीमार पड़ गया। बाद में उसकी हत्या हो गई। तो क्या हुआ? बिहार बंगाल जीतने के बाद बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा उछल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? असम में आक्रमण कर दिया। असम का आक्रमण इनका बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय था। मूर्खतापूर्ण निर्णय था। इसमें पूरी सेना इनकी तबाह हो गई और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बख्तियार खिलजी अपनी जान बचा के भागा था और ये वापस लखनौती आया, लेकिन ये बुरी तरह से अंदर से हिल गया था। इसके बाद जाहिर सी बात है, अब एक के बाद एक जीत रहा है, उसके बाद इतनी बुरी हार हो जाए। इसके बाद ये बीमार पड़ गया और अगले ही साल इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई नहीं, इसकी हत्या करवाई गई थी। ठीक। तो क्या हुआ? 12 in AD 1205 he foolishly undertook an expedition to the Brahmaputra Valley in Assam. The Turkish armies were totally defeated. However, Bakhtiyar Khilji was able to come back. He was badly shaken and he fell ill and died just after a year. ठीक है, इस तरह से अपन ने देखा कैसे गंगटिक वैली में तुर्क फैले, फिर बिहार में फैले, फिर बंगाल में फैले। अब आखिरी बैटल अगेंस्ट खोकर 1206 AD, खोखरों के विरुद्ध आक्रमण। जब भारत में घोरी के जनरल्स बिहार और बंगाल जीत रहे थे, तब वह सेंट्रल एशिया में बिजी था। वहां उसकी लड़ाई ख्वारिज्मी एम्पायर से छिड़ी हुई थी। 1203 एडी में घोरी की जबरदस्त हार होती है। इस हार से उसके जो अपोनेंट्स थे भारत में, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह विद्रोह कर देते हैं। पंजाब में खोकर्स विद्रोह कर देते हैं, तो घोरी को एक बार फिर से भारत आना पड़ता है। वह खोकर्स का बड़ी संख्या में नरसंहार करता है और विद्रोह खत्म करता है। गजनी लौटते समय उसकी हत्या हो जाती है। तो 1203 एडी में क्या हुआ? मोहम्मद घोरी की युद्ध चलते थे ख्वारिज्मी एम्पायर से, ख्वारिज्मी रूलर से। तो 1203 एडी में मोहम्मद घोरी की हार होती है बुरी तरह से। इस हार से क्या, जब इसकी खबर पहुंचती है भारत में, तो जो उसके अपोनेंट बैठे हुए थे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि इसकी हार हुई है तो अपन भी हरा सकते हैं। तो इन्हीं अपोनेंट्स में से थे खोकर। खोकर एक वॉरलैक टाइप्स है जो पंजाब में रहती है। तो ये लोग विद्रोह कर देते हैं। तब गौरी को दोबारा से आना पड़ता है 1206 में। तो यहाँ आके इनका बुरी तरह से नरसंहार करता है किनका? खोखरों का। और जब ये वापस गजनी लौट रहा होता है, तब इसकी हत्या हो जाती है। वो किल्ड बाय अ मुस्लिम फैनेटिक बिलोंगिंग टू अ राइवल सेक्ट। तो चलिए, यहां तक था। 1206 एडी में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा इसका साम्राज्य था मोहम्मद घोरी का। ये देखिए गजनी है, गजनी से इसने पूरा ऐसा जीता, ये पूरा एरिया पूरा जीता जितना भी दिख रहा है। और उसके बाद ये गंगेटिक वैली को जीतता हुआ ये पूरा बिहार, बंगाल उत्तर बंगाल जो ये है, उत्तर बंगाल का क्षेत्र है, ये पूरा साम्राज्य जीत लेता है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ऐबक, ठीक है, ये कौन था? इसका जनरल था, घोरी का जनरल था। कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी का जनरल था। तो ये नया गुलाम वंश की स्थापना करता है भारत में। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।